हेलो बच्चों, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा। आज हम लेक्चर 4 डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट की, और लेक्चर 2 इक्विवेलेंट वेट पे था, उसकी बिल्कुल कंटिन्यूएशन थी लेक्चर 3, है ना, जिसमें हमने सीखा था किस तरह से कैलकुलेट करी जाती है नॉर्मेलिटी और ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। और हम ये भी जाने थे ग्राम इक्विवेलेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट। ओके, तो अभी लेक्चर 4 में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। ओके, आई होप आप लोग लेक्चर 3 तक बहुत अच्छे से समझ चुके हो सब कुछ, और सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बच्चों, मैं इसको क्यों इंपॉर्टेंट कह रही हूं, ये अभी तो काम आएगा ही। ये जो लॉ है ये रेडॉक्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में बहुत 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 काम में आता है, ठीक है। आप ये मानो कि रेडॉक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस से बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, चलिए, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है बच्चा लोग। क्या आपको याद है हम किस तरह से कैलकुलेट किए थे लास्ट क्लास में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना? याद होगा, हमने किया था, हमने क्या करा था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का हमने कुछ फॉर्मूला सीखा था, है ना। क्या क्या था वो फॉर्मूला? सबसे पहला फॉर्मूला था गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये पहला फॉर्मूला था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए। और बच्चा लोग आप ये तो जानते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट किसको कर रहा होता है, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, ठीक है। एक और फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का, एक और फॉर्मूला था वाया मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, याद है? ओके, तो मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला था टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। और थर्ड फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। यस, ये फॉर्मूला भी याद है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ये करते ही आपको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाता है। तो हम ये तीनों बातों को ध्यान रखेंगे, तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे। ओके, ठीक है। अब मैं एक रिएक्शन लिख रही हूं बच्चों। रिएक्शन हमारा है Al2SO4 whole 3 प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स, डबल डिस्प्लेसमेंट है, सीधी सी रिएक्शन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस BaSO4। अब रिएक्शन लिखने के लिए रिएक्शन जैसे ही आप लिखते हो उसके बाद सबसे पहले क्या करना होता है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना होता है, राइट। तो बस हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। 2 एल्यूमिनियम, ओके, सल्फेट का यहाँ पर 3 है तो इधर भी सल्फेट को 3 कर दीजिए, और फिर इधर आप आएंगे तो यहाँ पर 3 BaCl2। ओके, फाइन, हो गया, रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया है ना। बैलेंस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आता है, यहाँ जो सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे होते हैं, मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स, राइट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये बैलेंस इक्वेशन 1 मोल ऑफ Al2SO4 whole 3 रिएक्ट कर रहा है विद 3 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड, और जो बन रहा है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, 2 और 3 मोल रेस्पेक्टिवली। ओके, नाउ मैं अगर आपसे ये कहती हूँ कि इसका 1 मोल रिएक्ट किया इसके 3 के साथ तो ये 2 बना। अब अगर ये 2 होता तो ये 6 रिएक्ट करता, राइट, और ये कितना बनता, 4 बनता। 4 क्या, मोल्स। तो बच्चों मोल्स के लिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो आपको रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करना होता है, फिर आप उस बैलेंस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हो और उसके बाद आप मुझे आंसर बताते हो, राइट। बिना रिएक्शन को बैलेंस किए तो आप नहीं बता सकते ना कि अगर हम 2 और 6 लेंगे तो बनने वाला कितना होगा, है ना, ठीक है। तो अब यही बात है कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा, मोल्स की रेशियो क्या है, 1 मोल 3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 बन रहा है और 3 बन रहा है, सीधी बात है ना। तो
ये तो पक्का हो गया कि मोल्स की इंफॉर्मेशन बताने के लिए या निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप रिएक्शन को बैलेंस करें, है ना। अब मैं आपसे ये कहती हूं कि ये जो आपने लिखा है इसको आप मोल्स की जगह पे ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में लिखकर बताओ, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स आप क्या बोलोगे, याद है फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट्स का? ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या था, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है। मोल्स कितना है, इसका है 1 मोल हमने लिया था, 1 मोल। वैलेंस फैक्टर कितनी होगी Al2SO4 होल 3 की, मैंने आपको पुराने वाले लेक्चर में ये बताया है, इसकी वैलेंस फैक्टर होगी 6, राइट, ठीक है। जो BaCl2 है उसको देखिए, उसके कितने मोल्स है, 3, और BaCl2 के वैलेंस फैक्टर कैसे आएंगे, याद है क्या आपको? BaCl2 में है कौन, एक है बेरियम 2+, राइट, और 2 है Cl-। तो या तो आप 2+ का मैग्नीट्यूड बता दो, नहीं तो फिर आप 2- का मैग्नीट्यूड बता दो, सीधी बात है। अल्टीमेटली वैलेंस फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ओके। तो इंटू 2 कर दिया। आगे बढ़िए, AlCl3 इसके मोल्स कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, इंटू एल्यूमिनियम क्लोराइड का वैलेंस फैक्टर कितना होगा, चलिए निकाल कर देख लेते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड इसका वैलेंस फैक्टर Al+3 1 है इसमें, Cl-3 है इसमें, है ना। तो बताना थोड़ा कितना बन रहा है, 3, या तो 3+ हो रहा है, नहीं तो फिर 3- हो रहा है। इन दोनों में से किसी का भी आप मैग्नीट्यूड ले लो, काम हो जाएगा, ओके। तो हम वैलेंस फैक्टर कितना पुट कर रहे हैं, 3 अगेन। नाउ फिर से मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। बेरियम सल्फेट का मोलर कितना होगा बच्चों, वैलेंस फैक्टर? बेरियम सल्फेट का मतलब क्या होता है, Ba2+ या फिर SO4 2-, वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। तो अब आप देखिए ग्राम इक्विवेलेंट के केस में बच्चा हर जगह पे, यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया, और इधर भी 6 आया, राइट। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स में हम ये देख रहे हैं रिएक्टेंट जितने आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है उन सभी की ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में इक्वल है, राइट। तो मोल्स की जैसी बात नहीं है यहाँ पर, मोल्स तो बैलेंसिंग पे डिपेंड कर रहा था, या फिर बैलेंसिंग हमें इंफॉर्मेशन ही दे रही थी मोल्स की। लेकिन जब बात ग्राम इक्विवेलेंट्स की आएगी तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कभी भी बैलेंसिंग पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, वो बैलेंसिंग का मोहताज नहीं है। जो ग्राम इक्विवेलेंट्स है, एक लॉ कहता है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ऐसे दुनिया में कोई सा भी आप रिएक्शन देख लो, ठीक है, जितने भी रिएक्शन होंगे उन सभी रिएक्शन में हमेशा इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रोड्यूस होगा एज प्रोडक्ट्स, ओके। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का एक बार डेफिनेशन लिख लेंगे। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का मतलब होता है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। इसका मतलब क्या है, इक्वल नंबर ऑफ reactants, equal number of gram equivalents, equal number of gram equivalents of reactants react to form same number of gram equivalents of products। अगर आपको ये पता है कि A और B ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और C और D बन रहा है, ठीक है, A और B के ग्राम इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं X और B भी, ऑब्वियसली अगर A X ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस है कि B भी X ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेगा, ओके। जो बन रहा है मतलब C और D वो भी कितने कितने बनेंगे, X और X ही बनेंगे बच्चों, ओके। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी एक अननोन सा एलिमेंट गिवन हो A+B, आपको पता नहीं, आपने रिएक्शन को बैलेंस भी नहीं करा, बिना रिएक्शन को बैलेंस किए ही आप कह सकते हो कि अगर A के ग्राम इक्विवेलेंट्स X हैं तो B के ग्राम इक्विवेलेंट्स भी X होंगे,
और जो बन रहा है C और D वो बनने वाला भी X और X ही बनेगा, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूं कि जो D बन रहा है वो X है, इसका मतलब है कि C भी साथ में X ही बनेगा, A और B भी X और X ही रिएक्ट करेंगे, ओके। तो अगर कभी आपको ऐसा दे देता है ग्राम इक्विवेलेंट, सपोज बोल दिया C बनने वाला जो C है वो Y ग्राम इक्विवेलेंट बन रहा है, इट मींस अंडरस्टूड है कि इसके साथ जो बनेगा वो भी Y ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेगा, और जो रिएक्ट करके इनको बना रहा है वो भी कितना कितना रिएक्ट करेगा, Y और Y ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस होती है बच्चों। इस लॉ की बहुत सारी यूटिलिटी है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ध्यान रखना, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला भी ध्यान रखना, वो 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन देती हूं, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपसे कह रहा है P प्लस R गिव्स Q प्लस S, ओके। इसमें P और R क्या है डजंट मैटर, रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड नहीं होगी अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स गिवन होगा तो, है ना। तो क्वेश्चन में दे दिया P 2 नॉर्मल 0.3 लीटर्स है, ठीक है। R जो है ना वो है 3 नॉर्मल 0.7 लीटर्स, ठीक है। आपको ये बताना है कि Q और S कितना कितना बनेगा। तो 2 अप्रोच है, अगर आप मोल के अप्रोच में जाओगे फिर तो आपको बैलेंसिंग करनी होगी, और अगर आप डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंस की अप्रोच को फॉलो करते हो तो यू डोंट नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। तो मैं ग्राम इक्विवेलेंस को फॉलो करती हूं। ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट। चलिए 2 इंटू 0.3 कितना आया, 0.6 ग्राम इक्विवेलेंस, किसके हैं, P के हैं। R के कितने होंगे, 3 इंटू 0.7 मतलब 2.1 ग्राम इक्विवेलेंस, राइट। चलिए अब ये दोनों आ गया है, एक 0.6 है एक 2.1 है। अब आप बता सकते हो ना दोनों में से कम कौन सा होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है 0.6 कम है, मतलब P कम है, P के कम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारे पास है। तो अगर P 0.6 है तो इसका मतलब है R कितना रिएक्ट करेगा, 0.6 ही रिएक्ट करेगा, और बाकी बचा हुआ रह जाएगा एक्सेस, ठीक है। चलिए तो अब मैं अगर आपसे पूछती हूं कि बताओ P कितना रिएक्ट करेगा, रिएक्टिंग P 0.6, ये तो कम है, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। R कितना रिएक्ट करेगा, ये भी 0.6 ही रिएक्ट करेगा, और लेफ्ट ओवर P कितना बचेगा, 0। R कितना बचेगा बच्चा, 2.1 माइनस 0.6, ठीक है। अच्छा आप बता सकते हैं क्या Q और S कितना कितने बनेंगे, Q और S 0.6 और 0.6 ही बनेंगे, ये Q है और ये S है, फाइन, ओके। तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स में सबसे अच्छी बात यह है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है, क्योंकि हमें बैलेंसिंग नहीं करनी होती है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ एक टॉपिक है जो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पे बेस्ड है, वो टॉपिक है बैक टाइट्रेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना, समझना। बैक टाइट्रेशन, पहले तो हम समझ लें टाइट्रेशन किसको कहते हैं। तो टाइट्रेशन क्या होता है बच्चा, टाइट्रेशन का मतलब है अगर कभी भी आप न्यूट्रलाइजेशन को स्टडी कर रहे होते हो, है ना, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आप जानते हैं एसिड और बेस की रिएक्शन, तो एसिड और बेस इनकी आपस की रिएक्शन जब आप स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ इतना जानना कि कभी भी हम स्टडी करने लगे, अगर लैब में हम स्टडी करें
एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन को, तो उसे ही आप टाइट्रेशन बोलते हो। फिर आप ये देखते हो कि कितना एसिड रिएक्ट कर रहा है, कितने बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो थियोरेटिकली जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, जब प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करते हो, अमाउंट्स देखते हो, तो उसी को हम टाइट्रेशन बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो टाइट्रेशन का मतलब है जिस न्यूट्रलाइजेशन को आप स्टडी कर रहे हैं इन लैब, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन किसके बीच में होगी? एसिड और बेस के बीच की, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टडीड with the help of indicators। प्लीज आप इंडिकेटर्स की डिटेल में नहीं जाएं, अभी इंडिकेटर्स बहुत डिटेल में आएगा, वो मैं आपको तब बताऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ इतना कि लैब में जब आप स्टडी करोगे टाइट्रेशन को, न्यूट्रलाइजेशन को, तो उसको आप टाइट्रेशन बोल दोगे, ठीक है। चलो, एक एसिड है और एक बेस है। ये है बीकर और इस बीकर में है बेस। फाइन। अब ये जो बेस है, इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे बाहर से क्या ऐड करना होगा? एसिड ऐड करना होगा, है ना। ओके, तो बेस है ये, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप ऐड कर दोगे एसिड। ऐड कर दिया, मान लेते हैं कि एसिड है, मैंने उसका नाम HA रख दिया है, चलो इसको एसिड बोल देते हैं, एसिड। और आप क्या करोगे? आप ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टडी करते रहोगे कि आपने कितना एसिड ऐड करा, सो दैट आपकी न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाए। ओके, जानते हो बच्चों, बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाते हैं, और लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस से हम जानते हैं कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स एसिड के रिएक्ट करेंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स बेस के रिएक्ट करेंगे, और जो सॉल्ट और पानी बनेगा वो भी उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट्स बनेगा, है ना। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस is equal to number of gram equivalents of acid reacting। सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब क्या हुआ, ये तो बात हुई टाइट्रेशन की, और मैं ये भी साथ में लिख सकती हूँ, चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड। ये जो बात हो रही है ना, ये बात है टाइट्रेशन की बात। लेकिन अब हमें क्या सीखना है? बैक टाइट्रेशन। तो हम इस स्टेप को थोड़ा और आगे खींचेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे आगे खींचते हैं, ये और आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्या आगे बढ़ेगा? देखो, एक था कंटेनर, एक है कंटेनर, और इस कंटेनर में है फिर से एक बेस। ओके, बाहर से मैंने एसिड ऐड किया, बाहर से मैंने ऐड करा एसिड, लेकिन इस बार मान लेते हैं मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था जिससे मैं एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप सही से मेजर करके ऐड कर पाऊं। तो मैंने क्या करा, मैंने जब ये बेस था, बेस में मैं एसिड ऐड कर रही थी, तो सॉल्ट बनता जा रहा था। अभी क्या किया मैंने थोड़ा एसिड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। मुझे नहीं पता ना कि कब सॉल्ट बनना कंप्लीट हो गया है, ये हम बाहर से देखकर तो नहीं बता सकते। तो सॉल्ट बन गया, लेकिन फिर भी मैं रुकी नहीं, मैं बाहर से एसिड को और ज्यादा ऐड करती रही, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है, अगर मैं खूब सारा एसिड ऐड करते जा रही हूं, तो कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि अंदर जो बेस था वो तो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, वो तो बना दिया सॉल्ट, है ना। तो अंदर जो बेस था वो बना दिया सॉल्ट, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन ना पूरा सॉल्ट बन गया। ओके, ये बन गया पूरा सॉल्ट। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं एसिड खूब सारा ऐड कर चुकी हूं, तो बच्चा एसिड जितने भी बेस थे सबको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना दिया।
अब जब सारे ही बेस खत्म हो चुके हैं तो अब एसिड क्या करेगा, अब तो जो एसिड है ना वो एक्स्ट्रा बचा हुआ रह जाएगा, है ना। तो हम इसको लिखेंगे एक्सेस एसिड। गॉट इट। चलिए अब मैं थोड़ा ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स में समझाऊंगी। लेट्स सपोज बेस के ग्राम इक्विवेलेंट थे A, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने बहुत सारा एसिड ऐड किया, मान लो आपने B ग्राम इक्विवेलेंट एसिड ऐड कर दिया, ठीक है। आपको पता है बेस कम है, एसिड ज्यादा है, तो A जो बेस है ये A एसिड के साथ कंबाइन करके A सॉल्ट बना दिया, राइट। तो इसका मतलब है कि यहां पर A सॉल्ट बन चुका है, ठीक है। बेस तो पूरा खत्म हो चुका है, पूरा पूरा कंबाइन कर चुका है, A सॉल्ट भी बन गया है ना। लेकिन जो ऊपर एसिड है बताइए वो कितने बचे हुए हैं। A एसिड तो कंज्यूम हो गए थे A बेस के साथ रिएक्ट करने के लिए और A सॉल्ट बनाने के लिए। टोटल एसिड मैंने B डाला था, तो अभी जो बचा हुआ एसिड है बच्चा वो कितना है, B माइनस A ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आ रही है बात। ये सारी जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये ग्राम इक्विवेलेंस में लिखी हुई हैं, है ना। ठीक है, तो आप ये पॉइंट समझ रहे हो कि जो A बेस है वो A एसिड के साथ, A बेस A एसिड के साथ कंबाइन करके सॉल्ट का A ग्राम इक्विवेलेंट्स बना लिया है, सॉल्ट का A ग्राम इक्विवेलेंट्स बना लिया, ठीक है। लेकिन अभी भी जो एसिड बचा हुआ है, हमने टोटल एसिड कितना लिया था बच्चा, हमने लिया था टोटल एसिड कितना, टोटल एसिड था B। तो जो लेफ्ट ओवर एसिड है वो कितना होगा, लेफ्ट ओवर एसिड विल बी इक्वल टू B माइनस A ग्राम इक्विवेलेंस। समझ गए हो, ठीक है। अभी तक जो हमारी बात हुई है ना ये टाइट्रेशन ही हुआ है। कैसे, एक बेस था कंटेनर में, उसमें हमने बाहर से क्या ऐड करा है, एसिड ऐड करा है, टाइट्रेशन हो रही है, ठीक है। वो बात अलग है कि मैंने थोड़ा एक्सेस एसिड ऐड कर दिया। हम बोलते हैं बेस को एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा है, बेस को एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा है। बाहर से हम एसिड डाल रहे हैं, नीचे बेस, अंदर में बेस प्रेजेंट था बीकर में। ओके, चलिए अब थोड़ा सिचुएशन को आगे बढ़ाएंगे। यहां तक तो हो गया, ये था 1 नंबर पॉइंट, ये था सेकंड। अब इसके आगे बढ़िए। अब देखो सॉल्ट तो जितना बनना था बन गया, लेकिन जो आपके एसिड हैं वो तो अभी भी ऊपर प्रेजेंट है, एक्सेस एसिड विच इज B माइनस A, है ना। B माइनस A एसिड है एक्सेस। तो अब ये जो एक्सेस एसिड है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें अब फिर से बाहर से बेस ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आई। सेकेंड वाला जो डायग्राम बना हुआ है उसमें जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बाहर से बेस ऐड करना पड़ेगा। ओके, चलिए ऐड करते हैं। थर्ड स्टेप हमारा है, कंटेनर को मैंने ग्रीन में बनाया था तो ग्रीन में ही बनाइए कंटेनर। ये रहा हमारा कंटेनर, ये हमारा बीकर है ना। इसमें सॉल्ट तो जितने बनने थे बन गए, लेकिन एसिड भी बचा हुआ है ऊपर। कितना एसिड था, B माइनस A ग्राम इक्विवेलेंट एसिड बचा हुआ है। इतने सारे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या बता सकते हो, मुझे बाहर से कितना बेस ऐड करना पड़ेगा, मुझे बाहर से ऐड करना पड़ेगा ऑब्वियसली बेस, है ना। हम बेस ऐड करेंगे, कितना बेस ऐड करेंगे, B माइनस A ग्राम इक्विवेलेंट बेस का ऐड करेंगे, तब जाकर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगी और सॉल्ट बनेगा, राइट। ठीक है, तो बच्चों इसमें हुआ क्या, पहले स्टेप में बेस को एसिड ने न्यूट्रलाइज किया, तीसरे स्टेप में एसिड को बेस ने न्यूट्रलाइज किया। मतलब पहले तो हो रही थी टाइट्रेशन और अब हुई बैक टाइट्रेशन, ठीक है। पहले हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ऐड कर रहे थे,
अभी हम ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस को ऐड कर रहे हैं। समझ गए हो बात को? इसी को हम कहते हैं बच्चों बैक टाइट्रेशन। कुछ खास नहीं है, बस जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो अलर्ट रहना, ध्यान रखना, हमेशा दो लोग जो रिएक्ट करेंगे उनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा आपस में बराबर होंगे, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसके भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स उतने ही बनेंगे जितना रिएक्टेंट रिएक्ट किया था। फाइन, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आई होप ये ए है, ये बी है और ये सी और डी बन रहा है। एग्जाम में अल्टीमेटली आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स ही अप्लाई करना है, ठीक है? जैसे अगर आपको दे रखा है ए की गिवन वेट दी हुई है, कितना क्वेश्चन लिख रही हूं यहाँ पे, गिवन वेट, गिवन वेट, ए के नीचे मैं ए के बारे में लिखूंगी, ठीक है? गिवन वेट ऑफ ए दिया है, मान लेते हैं 60 ग्राम्स, गिवन वेट है इसका 60 ग्राम्स, और क्वेश्चन में दे दिया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज 15 ग्राम्स, ये भी दिया हुआ है। नाउ बी के लिए दिया हुआ है नॉर्मेलिटी, बी का गिवन वेट नहीं दिया, बी की नॉर्मेलिटी दे दी है। बी की नॉर्मेलिटी गिवन है 0.5 नॉर्मल, ओके? वॉल्यूम, बी का वॉल्यूम दे रखा है 7 लीटर्स। अब हमें ये देखना है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ डी कितना बनेगा, पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि जो हमारा या तो ए या फिर बी दोनों में से कोई तो है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और कोई है जो बचा हुआ रह जाएगा, है ना? तो इनमें से जो भी बचा हुआ रहेगा, क्वेश्चन आपसे कहता है कि इन दोनों में से ए और बी में से जो भी बचा हुआ है उसको कितने एक्स्ट्रा रिएजेंट चाहिए होंगे रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूं, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डी फॉर्म्ड, पहला क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, आपको ये बताना है कि आउट ऑफ ए एंड बी which is limiting reagent, और थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, आपको बताना है कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट्स of a reagent which can react completely with leftover reagent, with leftover reagent। आई होप आप बात समझ गए। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डी कितना बनेगा, डी कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा कि ए और बी में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ना? चलिए कैसे प्रोसीड करेंगे, मैंने तो आपको कोई भी हिंट नहीं दिया है रिएक्शन में कि आप लिख पाओ बैलेंस रिएक्शन, वो सब नहीं है। बैलेंस रिएक्शन के बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको पता है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की हेल्प से। देखते हैं ए के बारे में बताइए, कैसे कैलकुलेट करोगे? ए में ए के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का 3 फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट? वो फॉर्मूला यहां लग जाएगा क्या? यस, लग जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए कितने आ रहे हैं? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट दैट इज इक्वल टू 4। ओके, चलो तो इसमें आई होप आप देख पा रहे हो 4 है, 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। बी में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट? तो यहां पर हम करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी कितना आएगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, मतलब 0.5 इंटू 7, 0.5 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 3.5। तो 3.5 और 4 ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट हैं।
अब आपको पता है हमेशा बराबर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, है ना? तो 3.5 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है? तो हम कह सकते हैं B जो है वो 3.5 है, वो A के 3.5 के साथ रिएक्ट करेगा, और C और D कितने कितने बनेंगे? 3.5 और 3.5 बनेंगे, राइट? लिख लेते हैं इसको। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम समझ चुके हैं A है 4, B है 3.5, तो ऑब्वियस बात है C और D कितने कितने बनेंगे? 3.5 बनेंगे और 3.5 बनेंगे। जो हमारा B है ना वो हो जाएगा कंप्लीटली खत्म, कंप्लीटली कंज्यूम, ओके? ठीक है, A की बात करते हैं। A कितना कंज्यूम हुआ? A कंज्यूम हुआ 3.5, तो लेफ्ट ओवर कितना है A लेफ्ट ओवर कितना है? 0.5। क्या आप बात समझ रहे हो? B 3.5 A के 3.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ रिएक्ट किया, फाइन, ठीक है। तो A लेफ्ट ओवर तो हमने पता कर लिया, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट यही था कि D कितना बन रहा है। नाउ अब थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ रिएजेंट व्हिच कैन रिएक्ट। मतलब आपको एक ऐसे रिएजेंट की ग्राम इक्विवेलेंट बतानी है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा एक नया रिएजेंट का जो कंप्लीटली रिएक्ट कर सके विथ लेफ्ट ओवर रिएजेंट। तो आप देखिए यहां पर लेफ्ट ओवर कौन है? A है। कितना लेफ्ट ओवर है? 0.5 है ना? तो बस A है 0.5 लेफ्ट ओवर। ये जो A 0.5 लेफ्ट ओवर है इसके साथ जो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा वो भी कितना होगा? उसके भी कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे? 0.5 ही तो होंगे, क्योंकि अगर ये 0.5 है तो इसको कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स ही चाहिए किसी भी रिएजेंट के, राइट? तो हम थर्ड में कितना आंसर बताएंगे? 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स। बात समझ में आ गई? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है 1 ग्राम है एक कार्बोनेट का, कार्बोनेट ऑफ अ मेटल है, उसका आपके पास है 1 ग्राम, ठीक है? इसको आपने डिसॉल्व कर दिया इन 25 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl। तो एक मेटल था, एक था मेटल, एक था मेटल। कितना मेटल था? ये जो मेटल था ना, ये था मेटल, कितना था? 1 ग्राम का था। 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ओके? अब 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट को आप डिसॉल्व किस में कर रहे हो? आप इसको डिसॉल्व कर रहे हो HCl में, ठीक है? तो ये जो है ना ये सारा है HCl, इसमें आपने डिसॉल्व कर दिया है मेटल कार्बोनेट को, ठीक है? HCl कितना दिया है? 25 ml ऑफ 1 नॉर्मल। HCl की नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल है और उसकी जो वॉल्यूम है वो 25 ml है, ठीक है? चलो, अब द रिजल्टिंग लिक्विड रिक्वायर्ड, मतलब ये कहना है इस क्वेश्चन का, ये जो जब ये रिएक्शन हो जाएगी, इस रिएक्शन के खत्म हो जाने के बाद जो लिक्विड बचा रहेगा, बताओ इन दोनों में लिक्विड कौन है? HCl लिक्विड है या मेटल कार्बोनेट लिक्विड है? ऑब्वियसली जो आपका HCl है वो लिक्विड है ना? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों रिएक्शन तो जितनी होनी थी हो गई, उसके बाद भी रिजल्टिंग लिक्विड मतलब कुछ HCl अभी भी बचा हुआ है इस रिएक्शन के खत्म होने के बाद भी, ठीक है? तो रिएक्शन जब खत्म हो गई उसके बाद जो बचा हुआ HCl है, ये है बचा हुआ HCl, छोटा सा, कम सा, छोटा सा HCl, लेफ्ट ओवर HCl, ये है लेफ्ट ओवर HCl, ठीक है? तो ये जो HCl है, ये HCl क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बता रहा है कि द रिजल्टिंग लिक्विड रिक्वायर्ड 5 ml ऑफ 1 नॉर्मल NaOH। ये जो बचा कुचा HCl है, इसको NaOH कितना चाहिए? इसे चाहिए NaOH कितना? इसे चाहिए NaOH 5 ml 1 नॉर्मल, ओके? 5 ml 1 नॉर्मल NaOH चाहिए इस बचे हुए लिक्विड को टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है? आपको बताना क्या है? फाइंड आउट द वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट। ये जो मेटल कार्बोनेट थी इसकी इक्विवेलेंट वेट आपको बतानी है, ठीक है ना? चलो बता देखते हैं। तो
बच्चों आप ये बताओ, फर्स्ट केस में आप समझते हो ना कि HCl 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने जा रहा है, लेकिन मेटल कार्बोनेट तो खत्म हो जाएगा बट HCl बचा हुआ रह जाएगा। सेकेंड केस में जो बचा हुआ HCl है उसको NaOH कितना चाहिए टू कंप्लीट रिएक्शन, 5 ml 1 नॉर्मल। स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकेंड स्टेप से, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमें एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। सीधी बात है, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ लेफ्ट ओवर HCl। अगर इस HCl को बच्चा 5 ml 1 नॉर्मल NaOH चाहिए तो इसका मतलब है NaOH और ये बचे खुचे HCl इन दोनों की ग्राम इक्विवेलेंस आपस में बराबर होगी। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लेफ्ट ओवर HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, है ना। NaOH कितना चाहिए दिया है क्वेश्चन में, 5 ml 1 नॉर्मल। पता है आपको ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू नॉर्मेलिटी। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितने हैं जो हमें चाहिए हुआ, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। नॉर्मेलिटी कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, वॉल्यूम कितना पुट करेंगे, 5/1000 पुट करेंगे, 5 ml/1000, है ना, ठीक है। अपॉन 1000 क्यों किया है, लीटर्स में चेंज करने के लिए, राइट। चलो अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लेफ्ट ओवर HCl, ये जो बचा हुआ HCl था इसके ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही होंगे जितने ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ये रिएक्ट कर रहा है ना। तो हमें कितना मिला है, 5/1000, ठीक। आगे बढ़ो, इधर आ जाओ ऊपर वाले केस में। ऊपर वाले केस को देखिए, ऊपर वाले केस में टोटल HCl कितना लिया गया था, 25 ml ऑफ 1 नॉर्मल। कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हुए बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हुए टोटल HCl की, बता सकते हैं आप। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, 1 into 25/1000, है ना, ठीक है। 25/1000 इंटू 1, ये आपको मिल गया है टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, ठीक। टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl आपको मिला है 25/1000 और लेफ्ट ओवर HCl आपको मिला है 5/1000। टोटल 25/1000, लेफ्ट ओवर 5/1000। तो आप बता सकते हो ना, टोटल अगर इतना सारा था, बचा हुआ अगर थोड़ा सा है, तो बीच वाला जो है इन दोनों के बीच का, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर टोटल 100 है, बचा हुआ है अगर 20, इसका मतलब है 80 रिएक्ट किया, है ना। 100 माइनस 20 रिएक्ट किया। सिमिलरली यहां पर टोटल था 25/1000, बचा हुआ है 5/1000। इसका मतलब रिएक्टिंग HCl कितना है बच्चा, 25/1000 माइनस 5/1000, 20/1000, ठीक है। लिख लेते हैं वो भी। पहले स्टेप में जो रिएक्टिंग HCl है वो कितना है, लिख लो लिख लो। रिएक्टिंग HCl in first step is equal to 25/1000 minus 5/1000, that is equal to 20/1000, ठीक। अच्छा, अब ये जो रिएक्टिंग HCl है पहले स्टेप में, वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल कार्बोनेट will be equal to number of gram equivalent of HCl reacting। HCl कितना रिएक्ट किया, 20/1000। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल कार्बोनेट, ये कैसे निकाला जाएगा। मेटल कार्बोनेट का क्या दिया हुआ है बच्चा, मेटल कार्बोनेट का गिवन वेट दिया हुआ है 1 ग्राम, है ना। और आप जानते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तक कैसे पहुंचते हैं, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। गिवन वेट कितना दे रखा है, 1,
अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 20/1000। इक्विवेलेंट वेट कितना मिल गया है? 50 ग्राम्स। समझ गए? ओके, तो आपको इस तरह से प्रोसीड करना है। बैक टाइट्रेशन का ये टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बैक टाइट्रेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना? ओके, अब एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को सीख लोगे तो न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो हम एक पॉइंट सीख रहे हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। मैं आपको मोलर वेट, पहले मैं मोलर वेट लिख रही हूं। मुझे पता है आप मोलर वेट में बिल्कुल मास्टर हो, आपको पता है मोलर वेट कैसे निकाला जाता है। अभी लिख रही हूं, देखना, ठीक है? मोलर वेट ऑफ Al2SO4 होल 3 इज इक्वल टू, ये लिखना है। अब आप तो लिख लोगे ना मैम, इसमें क्या बड़ी बात है? 2 इंटू एल्यूमिनियम का वेट, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम है, इस सॉल्ट में Al+3 है, तो 2 इंटू एल्यूमिनियम का वेट जो भी होगा प्लस 3 इंटू सल्फेट का वेट। सीधी बात है मैम, सिंपल सा बात है, लिख दिया। करेक्ट। मोलर वेट को इस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया। एल्यूमिनियम 2 बार दिखा तो आप 2 इंटू एल्यूमिनियम का वेट लिख रहे हो, है ना? सल्फेट 3 बार दिख रहा है तो आप सल्फेट का वेट 3 बार लिख रहे हो, ठीक है? कितनी बार कौन अपीयर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और मोलर वेट तक पहुंच रहे हैं, है ना? अब मैं चाहती हूं कि आप मोलर वेट जो आपने लिखा है ऑफ Al2SO4 होल 3, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइड कर दो 6 से। कर सकते हैं ना? मैं लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रही हूं 6 से। मोलर वेट ऑफ Al2SO4 होल 3 अपॉन 6 कर रही हूं, इज इक्वल टू, इधर भी 6 से डिवाइड करूंगी, 2 इंटू एल्यूमिनियम का वेट अपॉन 6 प्लस 3 इंटू सल्फेट का वेट अपॉन 6। ऐसा ही करेंगे ना? हाँ, कर दिया। अब इसको काट कूट कर निकाल देखिए क्या आ रहा है। ये तो 3 बार में कट गया और ये कितनी बार में कट गया? 2 बारी में कट गया, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि मैंने 6 नंबर क्यों चुना था? 6 नंबर चुनने का रीजन क्या था बच्चों? मुझे पता है, आपको पता है, एल्यूमिनियम सल्फेट की वैलेंस फैक्टर 6 होती है ना? तो ये मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंस फैक्टर मुझे पता था, इसलिए मैंने उससे डिवाइड किया है दोनों साइड में। दोनों साइड में डिवाइड कर दिया है तो मैथमेटिकली बात सही हो गई है ना? ठीक है, थोड़ा बताएंगे मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, ये आपको किसकी इंफॉर्मेशन देता है? इक्विवेलेंट वेट की। मोलर वेट अपॉन लेक्चर 2 याद है ना? मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, इससे आपको क्या समझ में आता है? इक्विवेलेंट वेट। तो लेफ्ट साइड में लिख दूं क्या? लेफ्ट साइड में लिख दूं क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 होल 3, यही तो है ना? मोलर वेट अपॉन 6 इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है, लिख दिया। अब जो राइट हैंड साइड है वो क्या लिखा हुआ है देखिए, Al+3 अपॉन 3। कुछ समझ पा रहे हो? Al+3 अपॉन 3 का मतलब क्या होगा? एल्यूमिनियम की जो भी वेट है, मोलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन 3 कर रहे हो। 3 क्या है? 3 वैलेंस फैक्टर है एल्यूमिनियम का, ठीक है? एल्यूमिनियम की मोलर वेट अपॉन 3 जो कि वैलेंस फैक्टर है एल्यूमिनियम का। दिस गिव्स यू क्या दे रहा है? अच्छा, ये आपको बता रहा है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, राइट? तो हम लिख सकते हैं ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, उसकी जगह पे लिख दिया। बगल में देखो, सल्फेट का वेट अपॉन 2, सल्फेट का वेट अपॉन 2 इज अगेन वैलेंस फैक्टर ऑफ सल्फेट, राइट? तो सल्फेट का वेट अपॉन 2 आपको क्या बताया? मोलर वेट अपॉन 2 इज इक्विवेलेंट वेट। तो हम बोलेंगे ये जो लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं, ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट, ठीक है? अब देखिए ध्यान से इस इक्वेशन को,
equivalent weight of aluminium sulfate Al2SO4 whole 3 is equal to equivalent weight of aluminium Al plus 3 plus equivalent weight of sulfate. बच्चों इक्विवेलेंट वेट लिखते वक्त ये जो लास्ट में इक्वेशन आ रहा है ये आपको ये बता रहा है कि यहां पर आपने मल्टीप्लाई नहीं करा 2 से, है ना, और यहां पे आपने मल्टीप्लाई नहीं करा 3 से, और आपको इक्विवेलेंट वेट मिल गया। मोलर वेट निकालते वक्त तो क्या किए थे, एल्यूमिनियम क्योंकि 2 बार था 2 से मल्टीप्लाई किए थे, सल्फेट क्योंकि 3 बार था 3 से मल्टीप्लाई किए थे, है ना। वो चीज आप यहां पर नहीं कर रहे हो, मतलब आपके फॉर्मूला में एल्यूमिनियम कितना है, सल्फेट कितना है, इस पे इक्विवेलेंट वेट डिपेंड नहीं करता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट को आप डायरेक्टली क्या लिख रहे हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। बात समझ में आ रही है। यहां पर कितनी बार फॉर्मूला में अपीयर हो रहा है वो लिखने की जरूरत नहीं है। वो कब लिखते हैं, जब हम मोलर वेट कैलकुलेट करते हैं। ये बात थोड़ी सी एडवांस लगेगी लेकिन ये आपको न्यूमेरिकल में इजियर अप्रोच की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा अगर आप इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो दूसरे अप्रोच से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब ऊपर वाला जो अप्रोच है मोलर वेट वाला, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल फटाफट से बताएंगे। अब मैं प्रूव नहीं करूंगी, आप डायरेक्टली बताएंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ, नहीं चलो पहले मोलर वेट लिखो। मोलर वेट ऑफ बेरियम या कैल्शियम क्लोराइड, मोलर वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। जब ये लिखते हो तो क्या लिखते हो, मोलर वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड के लिए क्या लिखते हैं आप, मोलर वेट ऑफ कैल्शियम लिखते हैं प्लस 2 इंटू मोलर वेट ऑफ Cl माइनस लिखते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको इक्विवेलेंट वेट लिखना हो ऑफ कैल्शियम क्लोराइड तो क्या लिखोगे बच्चा, इक्विवेलेंट वेट लिखने के लिए आपको कितनी बारी वो फॉर्मूला में अपीयर हो रहा है वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्टली लिखोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस। ठीक है, तो कोई सा भी सॉल्ट दिया रहे उसका टोटल इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, उसमें टोटल सम टोटल ऑफ आयंस के इक्विवेलेंट वेट कितने हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई है। इससे क्वेश्चन सॉल्व करना अगेन मैं कह रही हूं आसान हो जाता है। तो थोड़े एडवांस लेवल के जब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसानी से सॉल्व होगा, जल्दी सॉल्व होगा। 5.3 ग्राम ऑफ M2CO3 is dissolved in 150 ml of 1 normal HCl। ठीक है, क्या कह रहा है, 5.3 ग्राम ऑफ एक सॉल्ट का आपने इतना ग्राम लिया, इसको किसमें डिसॉल्व किया, 150 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl में डिसॉल्व किया। ठीक है, अनयूज्ड एसिड रिक्वायर्ड, मतलब हम जो ये एसिड यूज किए हैं ये बचा हुआ रह जाएगा कुछ, तभी तो नेक्स्ट लाइन में दे रखा है अनयूज्ड एसिड। ठीक है, तो अनयूज्ड एसिड, ये जो है अनयूज्ड एसिड वो रिक्वायर्स 100 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल NaOH। ठीक है, ओके, मतलब सेकेंड स्टेप की बात हो रही है। नाउ कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ M2CO3 एंड ऑल्सो कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ M। देखते हैं पहला क्या बात कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो ये जो आपका एक है सॉल्ट, इस सॉल्ट की अमाउंट कितनी दे रखी है, 5.3 ग्राम। तो ये सॉल्ट दिया हुआ है 5.3 ग्राम्स। HCl कितना ले रखा है, HCl इज 150 ml of 1 normal HCl is taken। ठीक है, नाउ ये अपना रिएक्शन करेगा लेकिन कह रहा है कि अनयूज्ड एसिड, मतलब ये वाला जो एसिड है ये बहुत सारा है, इसमें से कुछ तो अभी रिएक्ट कर जाएगा और कुछ बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो जो बचा हुआ है ना उसके बारे में कह रहा है, जो बचा हुआ एसिड है थोड़ा बहुत, उस बचे हुए एसिड को
100 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल NaOH चाहिए, ठीक है। 100 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल NaOH चाहिए। अब आप जानते हो कि अगर इस बचे हुए को 100 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल NaOH चाहिए होगा, तो इसका मतलब बचे हुए एसिड की ग्राम इक्विवेलेंस भी उतनी ही होगी जितना NaOH इसको चाहिए, ठीक है। चलो ग्राम इक्विवेलेंट बता दो मुझे, कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तीन में से नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स का फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स का फॉर्मूला यूज करें। नॉर्मेलिटी कितनी? 0.5, वॉल्यूम कितना? 100 अपॉन 1000, लीटर्स में कन्वर्ट करना नहीं भूलना, ठीक है। कितना आ रहा है? 0.05। फाइन, इतने ग्राम इक्विवेलेंट्स है NaOH के, जो रिएक्ट कर रहा है बचे हुए HCl के साथ। इसका मतलब है कि लेफ्ट ओवर HCl की भी ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ लेफ्ट ओवर HCl भी कितना होगा बच्चा? ये भी होगा 0.5, क्योंकि इसको 0.5 चाहिए रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। 0.5 ग्राम इक्विवेलेंस। नाउ ऊपर जाते हैं। टोटल एसिड कितना लिया था? 1 नॉर्मल 150 ml। कन्वर्ट कर सकते हैं क्या इसको ग्राम इक्विवेलेंट में? यस, कर सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। नॉर्मेलिटी कितनी? 1, वॉल्यूम कितना? 150 ml। कन्वर्ट करेंगे किसमें? लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ गया 1 इंटू 150/1000, ठीक है। 15/100 यहां से आपको मिल रहा है, और जो रिमेनिंग था वो कितना था? उसको आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 5/100, तो 5/100 रिमेनिंग एसिड है। टोटल एसिड कितना है? 15/100, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर टोटल एसिड 15/100 है, रिमेनिंग एसिड अगर 5/100 है, इसका मतलब रिएक्ट कितना किया बच्चों? 15 अगर टोटल था, 5 अगर रिमेनिंग है, तो रिएक्ट कितना किया? 10 रिएक्ट किया। 15 माइनस 5, ठीक है। ओके, लिख सकती हूं ना यहां पर रिएक्टिंग आप चलो इसको लास्ट, अगर आप डायरेक्टली PDF देखोगे तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूं। रिएक्टिंग HCl इन फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15/100 माइनस 5/100, दैट इज इक्वल टू 10/100, 1/10, ठीक है। चलिए, अब अगर रिएक्टिंग HCl की ग्राम इक्विवेलेंस 1/10 है, तो इसका मतलब है ये जो आपका मेटल कार्बोनेट है ना, इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट्स उतने ही हैं, 1/10, राइट, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूं, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल कार्बोनेट। यस, ओके। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल कार्बोनेट कितना आ गया आपको समझ में? 1/10। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है। आगे एक चीज और समझो आप, यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है आपको? एक इंफॉर्मेशन दिया है, गिवन वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट दिया हुआ है, और इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। तो आपको पता है क्या, ग्राम इक्विवेलेंस का एक फॉर्मूला होता था, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट। गिवन वेट कितना दे रखा है बच्चा? 5.3 दे रखा है। इक्विवेलेंट वेट नहीं दे रखा है, कुछ तो हमें भी निकालना होगा ना, सब तो नहीं दे रखा होगा। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 53 ग्राम्स आ गया। तो इस मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना है बच्चे? मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट है 53 ग्राम। बात समझ में आ गई? यस, ओके। सेकेंड पार्ट, इसका एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनेट। M2CO3 जो मेटल कार्बोनेट दिया है ना,
उसमें आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है। अभी आप क्या निकाल रहे हो, पूरा मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो, कितना 53, ठीक है। तो आपने निकाल लिया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ M2CO3, कितना निकाला है आपने 53। अभी आपको क्या निकालना है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब आपको काम में आएगा प्रीवियस स्लाइड का वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, या वो जो कॉन्सेप्ट बताया था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ M2CO3 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है, जो भी मेटल है आपके पास, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, यही तो सीखा है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। कितनी बार मेटल है उसको मल्टीप्लाई नहीं करना जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तब, ठीक है। चलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तो पता नहीं, ये तो निकालना है, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। क्या आप ये निकाल सकते हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट? कैसे निकालोगे? कार्बोनेट की इक्विवेलेंट वेट मतलब एक आयन की इक्विवेलेंट वेट। और क्या याद है, मैंने आपको बताया था एक आयन की केस में उसकी वैलेंस फैक्टर उसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड होती है ना, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट क्या होगा, मोलर वेट ऑफ कार्बोनेट अपॉन वैलेंस फैक्टर ऑफ कार्बोनेट। सही बात। 53 इज इक्वल टू m प्लस मोलर वेट ऑफ कार्बोनेट, कितना, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, 3 है तो 48 हो गया, 48 प्लस 12 हो गया 60, अपॉन वैलेंस फैक्टर ऑफ कार्बोनेट कितनी होगी बच्चों, इसके ऊपर जो चार्ज है वही होगी वैलेंस फैक्टर, कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, कट गया 30 बार में, ये कट गया 30 बार में, n की वैल्यू मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया, 23 ग्राम्स। समझ गए हो? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला, अभी सेकेंड पार्ट जो था क्वेश्चन का उसमें हमने क्या निकाला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। चलिए, तो बैक टाइट्रेशन के क्वेश्चन में देखो, बहुत कॉमनली तो बैक टाइट्रेशन पूछा नहीं जाता है, क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना होता है तो पूछता है, लेकिन ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, आपको सीधा लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। फाइन, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एक है, इसको नोट करके आप लिखना, एक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट, परसेंटेज यील्ड। क्या होता है परसेंटेज यील्ड? यील्ड का मतलब है एफिशिएंसी क्या है, एक रिएक्शन की क्या एफिशिएंसी है। थोड़ा और ब्रेक करके समझो, एक रिएक्शन है, उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, यही तो होता है। तो जो प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है अपॉन वो कितना बनना चाहिए था, ठीक है। प्रोडक्ट मान लो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनना चाहिए था 10, बना 5, तो हम बोलेंगे यील्ड 50% है, 5 ही बन रहा है आउट ऑफ 10, बनना चाहिए था 10, ठीक है। तो कितना बन रहा है अपॉन कितना बनना चाहिए था, दिस इज इक्वल टू यील्ड, ठीक है। मैं लिख देती हूं, परसेंटेज यील्ड का मतलब है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटली, है ना, इसको थोड़ा लिख लो, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्सपेरिमेंटली, मतलब रियलिटी में कितना बन रहा है, एक्सपेरिमेंट जो है वो रियल है, ठीक है ना, हम जो पढ़ते हैं कॉपी पेन पे वो तो सब थियोरेटिकल होता है, अपॉन अमाउंट ऑफ थियोरेटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू 100। समझ गए? एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन दिया रहेगा, एक रिएजेंट है, सपोज, पहले मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, ए और बी है और ये बना रहे हैं सी और डी, ठीक है।
ये 2 है, ये 3 है, ये बन रहा है 4, ये बन रहा है 5। रिएक्शन बैलेंस करके लिख दिया है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि देखो, ये आपने ये बैलेंस रिएक्शन क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद आपसे कहता है कि अगर हम A का, क्वेश्चन कह रहा है अगर हम A का 4 मोल्स लें और अगर हम B का 6 मोल्स लें, तो बच्चों अगर आप A 2 और B 3 रखे थे, C कितना बना था? 4 बना था। अगर 4 और 6 रखोगे तो C कितना बनना चाहिए? डबल बनना चाहिए, है ना? C कितना बनना चाहिए? 8 बनना चाहिए। आइडियली तो, थ्योरेटिकली तो यही होना चाहिए। थ्योरेटिकल ये होना चाहिए, राइट? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4 और 6 जब हमने यूज किया तो बना ये कितना? ये बना सिर्फ 6। दिस इज योर क्वेश्चन। अब एक्सपेरिमेंटल जो है वो एक्सपेरिमेंटल है 6 मोल्स ऑफ C। हमें पता है कि बनना कितना चाहिए था? बनना चाहिए था 4 मोल्स ऑफ C, ठीक है? बनना चाहिए था 8 मोल्स ऑफ C। तो बच्चों ये देखो, हम अब हमसे अगर कोई बोलेगा परसेंटेज यील्ड बताओ, तो क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटल अमाउंट अपॉन अमाउंट थियोरेटिकल इनटू 100। तो अगर आप 4 और 6 यूज किए हो तो थियरी कह रही है 8 बनना चाहिए। डबल डबल यूज किया रिएक्टेंट को तो C डबल बनना चाहिए, मतलब 8 बनना चाहिए, है ना? तो ये वाली वैल्यू तो 8 होनी चाहिए थी, लेकिन रियलिटी में कितनी है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कितना है? 6। तो इसका मतलब यील्ड कितना आ गया? 3/4 इंटू 100, 75%, ठीक है? 75%। तो यील्ड का मतलब यही होता है कितना बन रहा है अपॉन कितना बनना चाहिए था इंटू 100। सीधा है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है? तो एक क्वेश्चन दे देती हूँ यील्ड पे आपको। मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO बनाया। क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन में एग्जामिनर इतने फ्रैंक नहीं रहेंगे कि वो रिएक्शन को बैलेंस करके दे। बैलेंसिंग आपको खुद से करना है, ठीक है? और भूलना मत बैलेंस करने के लिए, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया है, बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो बैलेंस नहीं करते हैं, ठीक है? और स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। बैलेंसिंग जरूर करना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है? तो Mg और O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है? MgO बना रहा है। चलो हम तो बैलेंस कर लेते हैं अपना, वो तो हमें करना ही है एग्जाम में, तो हमने इसको बैलेंस कर लिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है O2 के लिए गए हैं 4 मोल्स। इफ 4 moles of O2 and 10 moles of magnesium are taken, three moles of MgO is formed, ठीक है? कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड, ये क्वेश्चन है। अब बात को समझिए, क्वेश्चन में मैंने एक दो बातें और डाल दी हैं। डायरेक्टली मैंने यील्ड का क्वेश्चन नहीं रखा है। एक और पॉइंट है इस क्वेश्चन में, मैग्नीशियम और O2 दोनों दे रखा है, दोनों की अमाउंट भी दे रखी है। 4 मोल ऑक्सीजन का है, 10 मोल मैग्नीशियम का है, दोनों की वैल्यू दे रखा है एग्जामिनर। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट दे और जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सभी का मोल्स दे दे, मतलब A का मोल इतना लिया, B का मोल इतना रखा है, C का मोल इतना रखा है, या सिर्फ A और B है तो A का मोल इतना लिया है, B का मोल इतना लिया है, दोनों को मिक्स किया है। अगर कभी भी एग्जामिनर एक से ज्यादा रिएक्टेंट की मोल्स की वैल्यू दे रहे हैं तो ध्यान रखना आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर एग्जामिनर सिर्फ एक रिएक्टेंट की वैल्यू दे तब बहुत अच्छी बात है। अगर एग्जामिनर एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू दे देगा तो लिमिटिंग रिएजेंट जरूर आपके दिमाग में स्ट्राइक करना ही चाहिए। समझ गए हो ना? ठीक है।
ये है मैग्नीशियम O2। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेपरेट लेक्चर में तो आपको ये सारी बातें बड़ी ही स्मूथ लगने लगेंगी, ठीक है। गिव्स MgO, रिएक्शन को कर दिया था बैलेंस, कर दिया। 4 मोल लिया गया है ऑक्सीजन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 मोल लिया गया है मैग्नीशियम का। सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों की वैल्यू गिवन है तो हमें नहीं पता रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगा। हमें क्या करना होगा, पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करना होगा, ठीक है। फिर उसको देखेंगे और डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करते हो, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, याद है लास्ट लेक्चर। हाँ, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स कितना है बच्चों 10 बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, गिवन मोल्स इसका कितना है 4, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। दोनों में छोटा कौन आया, 4 छोटा है, ये तो 10/2 5 आ गया है, 4 छोटा है, ठीक है। 4 क्योंकि ये जो रेशियो है ये मिनिमम जिसकी आती है वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट, और ये रेशियो मिनिमम किसकी आई है, ऑक्सीजन की आई है। इसका मतलब ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब जब ये पता चल गया तो O2 ही वो है जो सब कुछ डिसाइड करेगा। ओके, तो ठीक है, O2 को देखते हैं। एक ऑक्सीजन 2 MgO बना रहा था, तो बताओ 4 ऑक्सीजन, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिया है ना एग्जामिनर, तो 4 ऑक्सीजन कितना MgO बनाएगा। अगर एक ऑक्सीजन MgO कितना बना रहा था, 2 बना रहा था, तो 4 कितना बनाएगा, 2 × 4 8, 1 अगर 2 बनाया डबल बना रहा है, 4 कितना बनाएगा 8 बनाएगा। इसका मतलब है कि MgO कितना बनना चाहिए, आइडियली हमारी कैलकुलेशन के अनुसार MgO बनना चाहिए 8 मोल, ठीक है। तो MgO की जो थियोरेटिकल वैल्यू आ रही है, थियोरेटिकल ग्राम इक्विवेलेंस, थियोरेटिकल मोल्स आ रहे हैं वो 8 आ रहे हैं, है ना। लेकिन देखो एक्सपेरिमेंटली कितना बना है, जो एग्जाम में इक्वेशन में वैल्यू दी हुई होती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हम कभी भी एग्जाम हॉल में बैठ के एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते, हम तो थियोरेटिकल रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर जो वैल्यू दिया है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया है, वो कितना वैल्यू दिया है 3 मोल्स ऑफ MgO बन रहा है। इस केस में बनना कितना चाहिए बच्चा, 8 बनना चाहिए, है ना। तो बस परसेंटेज यील्ड हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू जो भी आपका बन कितना रहा है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अपॉन थियोरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल इज 3, थियोरेटिकल 8 × 100। बात समझ में आ गई है ना। तो केवल इतना ही बस माइंड में यूज करना, फॉर्मूला अप्लाई करना, आंसर निकाल लेना, ठीक है। ये परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको नोट 2 में एक और कॉन्सेप्ट सिखाती हूं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। अगर कभी भी एक एलिमेंट की मोर देन 1 आइसोटोप एग्जिस्ट करती है, जैसे आप जानते हो ना ऑक्सीजन या फिर कार्बन, इनकी तो बहुत सारी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करती है ना। कार्बन का क्या होता है 12, 14, ऑक्सीजन की कौन सी आइसोटोप होती है 16, 18, ये सारे आइसोटोप्स ऑक्सीजन के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आइसोटोप्स किसको कहते हैं, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। ये है ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन। जो पहला वाला ऑक्सीजन है इसके पास प्रोटॉन तो 8 हैं, दोनों के पास 8-8 प्रोटॉन है। प्रोटॉन जानते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए वेट करना है, ठीक है। लेकिन जो पहला वाला ऑक्सीजन है उसका मास नंबर 16 है। मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर, दोनों को मिलाकर। जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है उसका मास नंबर है 18, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जानना, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 ये 2 तरह के आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं नेचर में ऑक्सीजन के, ठीक है।
जो बच्चा बिल्कुल नहीं वेट कर पा रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और ये जो 18 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। ओके, सिमिलरली जो लेफ्ट वाला साइड है उसमें भी यही बात है, 8 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को। तो दोनों ही केस में प्रोटॉन का नंबर तो सेम है 8 और 8। तो अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर एक में 16 है और एक में 18 है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब हुआ न्यूट्रॉन का नंबर दोनों केस में अलग अलग है ना। एक में 8 न्यूट्रॉन है, एक में 10 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये वाली जो केस होती है ना जिसमें एलिमेंट का प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, लेकिन जब उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करते हैं तो फिर वो नंबर अलग अलग आता है। इन दोनों को आपस में कहते हैं आइसोटोप्स। ओके, ठीक है। अब क्या है इस चैप्टर में, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये समझिए। ये सारी बातें तो एटॉमिक में होगी। इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक O16 कह रहा है कि जो O16 है उसकी नेचर में अबंडेंस, क्वेश्चन कह रहा है कि O16 की नेचर में अबंडेंस 95% है और O18 की नेचर में अबंडेंस 5% है। तो आप बताइए ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। ठीक है, मैं लिख रही हूं एक एग्जाम्पल के साथ। ऑक्सीजन है ये 16 और ये ऑक्सीजन है 18। चलो इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं। इफ 95% of O16 and 5% of O18 exists in nature, calculate average atomic mass of oxygen। ठीक है, तो O जो है ऑक्सीजन के एटॉमिक मास आप कितना बताते हो बच्चों, 16 बताते हो, है ना 16, क्योंकि वैसे भी हमें पता है जो O16 है उसकी अबंडेंस ज्यादा होती है। लेकिन अगर एग्जाम में मेंशन ही कर दे कि ये 95% है, ये 5% है, अब बताओ एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, तो हम बता देंगे कोई बात नहीं, हम कहेंगे अच्छा 16 वाला जो है वो 95% है और 18 वाला जो है वो 5% है ना। तो हम कहेंगे एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 95% ऑफ 16। 16 वाले जो हैं अगर वो 100% होते फिर तो वेट कितना हो जाता, 16 हो जाता, लेकिन अभी कितने हैं वो सिर्फ 95% है, तो वेट कितना होगा 95% ऑफ 16 प्लस 5% ऑफ 18। ठीक है, समझ गए। तो बहुत इजी सा है इसका कैलकुलेशन, बस आपको परसेंटेज पुट करना है और निकाल लेना है वेट। तो इसका हम एक प्रोटोटाइप जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। फॉर्म क्या है, इफ नेचुरल abundance of an isotope of an element with atomic mass A is x1% and with atomic mass B is x2%, average atomic mass is equal to x1% of A plus x2% of B। समझ गए हो ना। ठीक है, तो ये बड़ी आसान सी बात है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन रहेगा।
और आपको आंसर बता देना है, ठीक है, इसमें कुछ घुमाएगा नहीं क्वेश्चन को, ठीक है, फाइन। अब परसेंटेजेस आप सीख लिए हैं, है ना, 2% की ये फॉर्म है और ग्राम इक्विवेलेंट्स बैक टाइट्रेशन आप सीखे हो। अब हमें बिल्कुल छोटा छोटा पॉइंट डिस्कस करना है इस चैप्टर में, जैसे कि एक पॉइंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बच्चों, स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है, ठीक है। आप जानते हो कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन किस तरह से किया था, मोलैरिटी, मोलालिटी, फिर हमने फिर बाद में सीखा था नॉर्मेलिटी, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स थे। अभी हमें एक और कॉन्सेंट्रेशन का टर्म सीखना है जो कि है स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे, आप एक सोल्यूशन लोगे, सोल्यूशन बनाओगे और उस सोल्यूशन के 1 लीटर में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है ये बता दोगे, यही उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ होगी। समझ में आई बात? जैसे ये है एक सोल्यूशन, आपने बड़ा सा सोल्यूशन बनाया, छोटा सोल्यूशन बनाया, डजंट मैटर। इस सोल्यूशन के 1 लीटर को ऑब्जर्व करो, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को ऑब्जर्व करो और बताओ इसमें कितने मोल्स हैं। अगर आप बता दिए कितने मोल्स हैं, इसका मतलब आपने क्या बता दिया, मोलैरिटी। अगर आप बता दिए 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, इसका मतलब आपने क्या बता दिया, नॉर्मेलिटी, ठीक है। और अगर आप बता देते हो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम्स हैं ऑफ सॉल्यूट, ये सारी सॉल्यूट, तो इसका मतलब आपने क्या बता दिया, स्ट्रेंथ बता दिया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा डिफाइन करके लिख देती हूं। एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को आप झांक कर देखें, उसके 1 लीटर में कितना ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट था, ये आपने डिफाइन कर दिया या बता दिए, मतलब आपने स्ट्रेंथ बता दिया है, ठीक है। तो लेट्स राइट, स्ट्रेंथ इज, स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स in 1 liter of solution, okay, amount of solute in grams in 1 liter of solution। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैं चाहती हूं कि आप लिखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। लिखना जानते हैं आप, क्या लिखते हो, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, यस, या फिर गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, जो भी गिवन वेट दिया हुआ है, ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही लिखते हो ना बच्चा, यही लिखते हैं। इसी से इन दोनों फॉर्मूले से आप कहां तक पहुंच जाते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स तक, राइट। चलिए, तो बस ये दोनों फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, ये हमें ले जाएगा स्ट्रेंथ की डेरिवेशन तक, स्ट्रेंथ की फॉर्मूले तक। लिखते हैं आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं, वॉल्यूम को लेफ्ट में भेज रही हूं। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इज इक्वल टू n इंटू इक्विवेलेंट वेट। रीअरेंज कर दिया, देखो देखो, रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज करने के बाद यही आ जाएगा ना, रीअरेंजमेंट करने के बाद तो यही आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, थोड़ा सोच कर बताओ ये क्या है, मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। हेल्प कैसे करूंगी, ये रहा एक सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है 5 लीटर का सोल्यूशन है, इसमें जो सॉल्यूट है वो है 50 ग्राम। स्ट्रेंथ क्या बताओगे, 50 ग्राम सॉल्यूट है 5 लीटर सोल्यूशन में, इसका मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का होगा, 10 ग्राम का, है ना। तो 1 लीटर सोल्यूशन में है 10 ग्राम सॉल्यूट का, ठीक। इसी को आप क्या बोलोगे, स्ट्रेंथ बोलोगे, राइट, ठीक है। तो इसको आपने स्ट्रेंथ कह दिया। स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप किए क्या, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट, ठीक है। बस वही यहां पे लिखा हुआ है।
टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। इसको क्या बोलोगे? स्ट्रेंथ बोलोगे, है ना। इसका मतलब है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू NE, और ये फॉर्मूला नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू NE। अच्छा बच्चा बता सकते हो स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगी? यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देती हूं। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगी? ग्राम पर लीटर, है ना। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ विल, ये क्या होगा? ग्राम पर लीटर। डन, ठीक है। अभी क्या निकाला? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या निकाला? NE निकाला, है ना। N को थोड़ा डेकोरेट करके लिखो। क्या लिख सकती हो? मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट को लिखो, ये तो आपने नॉर्मेलिटी को लिखा, मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट को बताओ क्या लिख सकती हूँ? इसको क्या लिख सकती हूँ? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। याद है इक्विवेलेंट वेट को लिखने का तरीका? सॉरी, मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, मोलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, राइट। बस वैलेंस फैक्टर यहां से कैंसिल, और ये आ गया मोलैरिटी इनटू मोलर वेट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का आ गया है दो फॉर्मूला, S इज इक्वल टू NE और S इज इक्वल टू M इंटू MW, करेक्ट। ठीक है, स्ट्रेंथ का ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना। अब कॉन्सेंट्रेशन की एक और टर्म है, लास्ट कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है परसेंटेजेस। ओके, कभी दिया रहता है वेट परसेंट, जैसे दिया रहता है एक सोल्यूशन है और उसमें सॉल्यूट ऑब्वियसली प्रेजेंट है, और सॉल्यूट इज X% बाई वेट, X% बाई वेट। ठीक है, X% बाई वेट लिखा हो या X% बाई वॉल्यूम लिखा हो, इसका क्या मतलब होगा ये समझना है। फाइन, अब देखिए इस बात को थोड़ा समझना। दो केसेस बनते हैं। एक केस होता है जब आपका जो सॉल्यूट है ना वो सॉलिड हो, ठीक है, मतलब पानी में सॉलिड को मिलाया, नमक को मिलाया। ठीक है, दूसरा केस जो बनेगा वो होगा जो आपका पानी है उसमें आप एक एसिड, थोड़ा सा एसिड मिला रहे हो। तो इस केस में जो एसिड है थोड़ा सा, वो क्या हो जाएगा? वो आपका सल्यूट है, लेकिन उस सल्यूट की स्टेट क्या है? लिक्विड है। तो जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो तो सॉल्यूट होता है, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट होता है। जिसको डिसॉल्व कर रहे हो वो अगर सॉलिड है तो केस 1, जिसको डिसॉल्व कर रहे हो वो अगर लिक्विड है तो केस 2। समझ गए? ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूं केस 1 से। केस 1 में जो आपका सॉल्यूट रहेगा वो होगा सॉलिड। ठीक है, ध्यान रखना। अब करते हैं डिफाइन। डिफाइन किसको कर रहे हैं? X% बाई वेट को। उसके बाद डिफाइन करेंगे X% बाई वॉल्यूम को। X% बाई वेट को क्या बोला जाएगा? देखो परसेंट कभी भी होता है तो मतलब क्या होता है? टोटल 100 है। 100 किसका है? सोल्यूशन का है। ठीक है, 100 क्या है सोल्यूशन का? 100 सोल्यूशन का ग्राम है। ठीक है, तो ध्यान रखो परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब ही है कि टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। बाई वेट का मतलब होता है जो रेफरेंस है वो ग्राम रेफरेंस है। ठीक है, देखते हैं अब। X% बाई वेट मीन्स X ग्राम ऑफ, इसका मतलब होगा X ग्राम ऑफ solute is present
in 100 grams of solution। ठीक है, तो सुनना एक बात, देख रहे हैं सोल्यूट को, किस में देख रहे हैं, सोल्यूशन में देख रहे हैं। टोटल अमाउंट हमेशा 100 है, ठीक है, 100 ग्राम है या 100 कुछ और है, ये हमें समझ में आएगा वेट से या वॉल्यूम से। फाइन, चलिए नाउ केस 1 में अगेन सोल्यूट अगर सॉलिड है और x% बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, तो उस केस में हम क्या किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब होता है x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 इस बार 100 ग्राम नहीं, 100 ग्राम में नहीं, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। तो इस बार भी देख सॉल्यूट को रहे हो, पहले भी सॉल्यूट को देखे थे, किस में देख रहे हो, सॉल्यूशन में देख रहे हो। सॉल्यूशन के कितने पार्ट में, 100 पार्ट में। बदला क्या है, बदला है सिर्फ ये ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब। x% बाई वॉल्यूम दिया हुआ है या x% बाई वेट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं केस 2 में। केस 2 में हमारा जो सॉल्यूट है ना, वो लिक्विड है। सॉल्यूट इज लिक्विड, एक लिक्विड को पानी में डिसॉल्व कियो, एक लिक्विड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कियो, ठीक है। फिर से डिफाइन करते हैं, x% बाई वेट, ये तो वही रहेगा, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देख किसको रहे हो, सॉल्यूट को, किस में देख रहे हो, सॉल्यूशन में देख रहे हो। कितने सॉल्यूशन में, 100 सॉल्यूशन में, और यूनिट क्या है, 100 क्या, 100 ग्राम्स में, क्योंकि x% बाई वेट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बात सेम रह गई है, पुराने वाले केस में, इस केस में बात सेम है, लेकिन अब बस यहां पर आएगा डिफरेंस, x% बाई वॉल्यूम। इस केस में जब जो सॉल्यूट है वो लिक्विड है, उस केस में x% बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बच्चा, यहां पर वॉल्यूम का मतलब होता है x ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ऑफ सॉल्यूशन। देख रहे हैं किसको, सॉल्यूट को, किस में देख रहे हैं, सॉल्यूशन में देख रहे हैं। कितने सॉल्यूशन में, 100 सॉल्यूशन में। लेकिन यूनिट समझना, इस बार हम ये डिफाइन करने का मतलब होता है x सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। फर्क सिर्फ यहां पर है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि परसेंट बाई वेट वाली जो बात है, उसमें ऊपर नीचे दोनों ही ग्राम ग्राम है, लेकिन परसेंट बाई वॉल्यूम वाली जो बात है, उसमें नीचे तो सेंटीमीटर क्यूब है दोनों ही केसेस में, लेकिन ऊपर एक केस में ग्राम है और दूसरे केस में सेंटीमीटर क्यूब है। आपको बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज कर देती हूं इस बात को, बच्चा कभी इसमें कंफ्यूज हो जाता है। x% बाई वेट की बात हो रही है एक इन केस ऑफ सॉलिड, और एक बात हो रही है इन केस ऑफ लिक्विड। x% बाई वॉल्यूम की भी बात हो रही है, ठीक है। चलो अब x% बाई वेट वाली जो बात है ना, x% बाई वेट वाली जो बात है ना, उसमें x ग्राम है किसका, सॉल्यूट का, किसमें, सॉल्यूशन में। कितना सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। नाउ x% बाई वॉल्यूम वाली जो बात है, उसमें x सॉलिड के केस में, सॉलिड है जब सॉल्यूट, ये जो सॉल्यूट लिखा हुआ है, सॉल्यूट जब सॉलिड सॉल्यूट है तो x ग्राम इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, और जब लिक्विड सॉल्यूट है तो x सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए हो, ठीक है ना।
ओके और ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ऊपर में जो लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को, और जो नीचे लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूशन को। ओके तो परसेंटेजेस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ओके तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स को आप रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन पे, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछेंगे। ओके सो थैंक यू, बाय बाय। आज का सेशन यहीं तक है, लेक्चर 4 अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर 5। बाय, टेक केयर।